हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू चैनल फिजिक्स बाय देवेश सचान। आज हम आपको कक्षा 12 का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाने जा रहे हैं। इसको प्रयास तो हम करेंगे कि बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करें और बहुत आगे तक अच्छा जाए। लेकिन बेटा हमारा एक रिक्वेस्ट कहिए, चाहे आदेश समझिए, जो भी आप समझ लीजिए, इसको आप बेसिक लेवल से जब समझोगे तो एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जो टॉपिक बता देंगे तो इसके आगे वाले जो चैप्टर के टॉपिक होंगे वो सब इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये बेस है हमारा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला टॉपिक हमारा वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। सब चीजों में आपने देखा है कि विज्ञान का मतलब जिज्ञासाएं। हम अपनी जिज्ञासाओं को जैसे भी आगे देखते हैं, वो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम उसका अध्ययन करते हो, बाद में निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसी निष्कर्ष के आधार पर, जैसे वैद्युत आवेश की हम बात कर रहे हैं, तो इस वैद्युत आवेश में बचपन में हम लोगों ने एक चीज किया है कि पटरी को बालों में रगड़ा है और रगड़ने के बाद हमने कागज के छोटे टुकड़ों चिपकाया है, तो कागज के छोटे टुकड़े चिपकाए जाने लगे। तो एक दिमाग में बात है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी बात को यूनान के दार्शनिक, वर्तमान में ग्रीस बोला जाता है, थेल्स ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया और उन्होंने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो कागज के छोटे टुकड़े चिपका रहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये किस वजह से है। तो इनकी इस थ्योरी को लोगों ने बंद कर दिया। काफी समय बाद एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंगबाजी की प्रतियोगिता में पतंग उड़ा रहे थे। जब पतंग उड़ा रहे थे तो धागे से उनको शॉक लगा, उनको करंट महसूस हुआ। जब करंट महसूस हुआ तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। उस समय बादलों की मतलब टकराहट की वजह से बिजली उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से उनको शॉक महसूस हुआ। तो एक बात उनके दिमाग में आई कि घर्षण यानी फ्रिक्शन, घर्षण के कारण हमें शॉक लगा है, बिजली हमको महसूस हुई, बिजली के झटके हमको महसूस हुए हैं। बस इस आधार को लेकर के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि उनके बीच घर्षण हो रहा है, और उसी घर्षण के कारण कोई ना कोई कण इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न हो जाता है। और उस आधार पर उन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा, एक का नाम दिया धनावेश और दूसरे का नाम दिया ऋणावेश। इससे ये इन्होंने उत्पत्ति तो कर दी कि एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश, लेकिन बात ये समझ नहीं आ रही थी कि धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ, ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुआ। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में उन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में बताया कि इस ब्रह्मांड में, जो कि ऊर्जा का स्रोत है एक तरीके से, परमाणु सबसे छोटा कण माना जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर संपूर्ण धनावेश होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो बाहरी कक्षा में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब किन्हीं दो कणों को हम आपस में रगड़ते हैं तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक से बहुत कम आकर्षण बल से बंधा होता है, इसको बाहर से ऊर्जा मिलती है और ये उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी कक्षा को छोड़ देता है और दूसरी कक्षा में यानी दूसरे कण की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। जब दूसरे कण की कक्षा में बेटा प्रवेश किया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पहले से निकला, तो इस परमाणु में असंतुलन हुआ। असंतुलन का मतलब धनावेश की अधिकता हो गई, ऋणावेश की कमी हो गई, तो हम बोल देते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। लेकिन अब दूसरे में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया। जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर पहले क्या थे, धनावेश थे इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसमें क्या हो गया, ऋण आवेश की अधिकता हो गई। तो हम ये बोल देते हैं कि दूसरे पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। इसी आवेश, धनावेश और ऋण आवेश के कारण इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार बता दिया गया और यहां से खोज हो गई कि आवेश क्या है और आवेश के बारे में चर्चा शुरू हो गई। अब बात करते हैं कि आवेश को हम लिखते कैसे हैं। किसी भी आवेश को लिखने के तरीके को ही कहा जाता है क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। बेटा आवेश का क्वांटाइजेशन में एक सूत्र हमको मालूम है, Q बराबर यानी यहां पर n क्या है बेटा, पूर्णांक है, Q क्या है, कुल आवेश
ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक बेटा, अब इसके आधार पे ये परिभाषा हमको प्राप्त हो गई कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही पदार्थों का या कणों का आवेश लिखा जाता है। यानी क्वांटाइजेशन क्या है? जब भी हम किसी भी परमाणु या पदार्थ का आवेश लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही लिखा जाता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं। बात समझ आ गई? ये तो फिलहाल था आवेश का क्वांटीकरण। अब बेटा इसके बाद गणितीय निरूपण शुरू हो जाता है हमारी भौतिक विज्ञान में, और उसमें पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसी चैप्टर को आपको अगर कायदे से आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये बात मान लीजिए आगे और भी आपको आनंद आने वाला है, और इसको बहुत ही गौर से आपको समझना पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक पहल शुरू कर रहे हैं कि बच्चों में जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे कि उनको आगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर वो जाते हैं तो कम से कम इसका लाभ ले सके। चलिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है बेटा? कूलाम का नियम शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन बना हुआ है उस बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे जो नए नए वीडियो हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो, वो आप तक समय से पहुंच जाए, जिससे आप इनका लाभ ले सको। क्योंकि इस कोरोना के समय में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे कंपटीशन क्लासेस, या आपको अपने बोर्ड पेपर में किस तरीके से हमको नंबर बढ़ाने, किस तरीके से नंबर गेन करना है, ये भी हम अपने वीडियो में बीच में बताते रहेंगे। लेकिन अगर एक भी वीडियो आपने मिस किया तो कैसे आपको कॉपी लिखनी, कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ये आप मिस कर दोगे। इसलिए हमारे सारे वीडियो को देखिए, और लाइक, कमेंट और शेयर ये जरूर करिए। कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में कर दिए, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा। खास तौर पे हमारा न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा फोकस होगा, कि न्यूमेरिकल बच्चे बताते बहुत कठिन है, लेकिन हम फिजिक्स के टोटल न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलिए, कूलाम का नियम। कूलाम ने कहा था कि अगर कोई बिंदु आवेश मान लिया Q1 Q2 है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और या फिर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन कर दें। दोनों इक्वेशनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये हो गया या प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। बेटा जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वो कांस्टेंट है K Q1 Q2/r²। जब कूलाम ने इसका और अध्ययन किया, इसके बारे में और जानकारी ली, तो उन्होंने K की वैल्यू निर्धारित की 1/4πε0। इसकी वैल्यू वैसे तो 8.9875 समथिंग होती है, लेकिन हम लोग इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को जब यहां लिख देंगे तो ये वैल्यू हमको एक सूत्र देती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया कूलाम का नियम। इस नियम में एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी है। यानी कि क्या है परमिटिविटी? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू भी 8.85 × 10⁻12 बताई गई, और इस परमिटिविटी से ये चीज क्लियर होती है कि कूलाम के नियम की एक सीमा निर्धारित की गई है। 3 मुख्य तथ्य हैं। पहला है कि ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी कि बहुत बड़े आवेश के लिए सत्य नहीं, ये बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। दूसरा क्या है बेटा? कि ये निर्वात की विद्युतशीलता, मैंने बोली निर्वात की विद्युतशीलता, यानी ज्यादा कारगर किसमें? निर्वात या वायु में है, किसी माध्यम में उतना सेटिस्फैक्शन आंसर इसमें नहीं मिल पाता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत बड़ी दूरी और बहुत कम दूरी, यानी कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं करता है। ये 3 इसकी सीमा। कभी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है कि कूलाम के नियम की सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो आप ये 3 तथ्य लिखोगे। पहला कि कूलाम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। दूसरा, कूलाम का नियम बहुत बड़ी और बहुत छोटी दूरियों के लिए सत्य नहीं है, ये मिनिमम दूरी 10⁻15 मीटर तक ही कूलाम के नियम फॉलो करता है, इस नियम का पालन करता है। ठीक, तो ये आप इसकी लिमिट। और तीसरी
जो है कि निर्वात और वायु के लिए तो सबसे अच्छा बल की गणना करने के लिए स्पष्ट करता है, लेकिन किसी माध्यम में रख देते हैं तो बल की गणना उतनी स्पष्ट रूप से निकालने में असमर्थ होता है। ये 3 इसकी लिमिटेशन है। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को पूरा करेंगे। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा टॉपिक इसका मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।